नमस्कार। बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं स्वरूप सिंह। प्रबंध के सिद्धांतों में हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों को पढ़ने के बाद, उन सिद्धांतों की व्याख्या के बाद आज प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का क्या योगदान रहा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, गौर करें, प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल ने का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और बहुत योगदान रहा। उस योगदान को हम चर्चा करेंगे, कुछ इसके बारे में व्याख्या करेंगे और हेनरी फ्योल के बारे में कुछ जानने का भी प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। और इन्होंने किस किस पुस्तक की रचना की उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, आप बने रहे। गौर करें विद्यार्थियों, आधुनिक क्रियात्मक एवं प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों के जनक फ्रांसीसी प्रबंधक हेनरी फ्योल को ही माना गया। विद्यार्थियों गौर करना, आधुनिक क्रियात्मक और प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों के जनक के रूप में फ्रांसीसी प्रबंधक हेनरी फ्योल का नाम लेना अधिक उपयुक्त है। फ्योल ने फ्रांस की कंपनी, विद्यार्थी गौर करें, फ्योल ने फ्रांस की कंपनी कमेंट्री फॉर चैम्बर्ड में कार्य व्यतीत किया और यहाँ इन्होंने कार्य किया। और इस अनुभव के कारण ही इन्होंने 1916 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित एक पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरल, इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी 1916 में, जो इन्होंने अनुभव के आधार पर फ्रांस की कंपनी कमेंट्री फॉर चैम्बर्ड में कार्य के दौरान इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर 1916 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित एक पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्री एट जनरल, मैं हर चीज़ को 2 बार बोलूँगा विद्यार्थियों, गौर करें, जनरल प्रमुख पुस्तक, इनके अंदर इन्होंने प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया। और ये जो इन्होंने प्रबंध के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया, ये फ्रांस के होने के कारण इतना व्यापक विस्तार नहीं हो पाया। विद्यार्थियों गौर करें, फ्रांस के होने के कारण इतना इसका व्यापक विस्तार नहीं हो पाया। सन 1949 में अमेरिका में प्रकाशित हुई ये पुस्तक, बाद में सन 1949 में अमेरिका में प्रकाशित हुई और उसके बाद ही प्रबंध के योगदान को स्वीकार किया जो हेनरी फ्योल ने दिया। हेनरी फ्योल ने प्रबंध का जो योगदान दिया उसे स्वीकारा गया सन 1949। विद्यार्थी गौर करें, सन 1949 में अमेरिका में ये वापस प्रकाशित हुई और उसके बाद इस प्रबंध के योगदान को स्वीकार किया गया। विद्यार्थियों गौर करें, अगर व्यापक विस्तार नहीं हो पाया, पुस्तक को अंग्रेजी अनुवाद सन 1929 में प्रकाशित हुआ, किंतु इसका विस्तरण यूरोपीय देशों तक ही सीमित रहा। उसके पश्चात पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1949 में अमेरिका में प्रकाशित हुआ और उसके बाद ही इसको प्रबंध के फ्योल के योगदान को स्वीकारा गया। विद्यार्थियों गौर करें, फ्योल ने प्रबंध की समस्या का अध्ययन उच्च स्तरीय प्रबंध को दृष्टिकोण से किया। उन्होंने एक औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया। विद्यार्थियों गौर करें, फ्योल ने जो प्रबंध समस्या का अध्ययन किया, ये उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण रखते हुए इन्होंने इसका अध्ययन किया। उन्होंने औद्योगिक संगठन क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया। विद्यार्थियों कितने विभागों में विभाजित किया? 6 विभागों में विभाजित किया। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार के वो औद्योगिक संगठन थे और किस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया, उसके बारे में हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। प्रबंध में आई विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन फ्योल ने उच्च स्तरीय, विद्यार्थियों गौर करें, उच्च स्तरीय प्रबंध के दृष्टिकोण से किया। औद्योगिक संगठन को इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया। किस प्रकार के उस संगठनों को विभाजित किया, उसके हम नाम को जानने का प्रयास करेंगे। तकनीकी क्रियाएं, पहला विद्यार्थियों क्या है? तकनीकी क्रियाएं। दूसरा है वाणिज्यिक क्रियाएं। तीसरा है वित्तीय क्रियाएं, विद्यार्थी गौर करें, वित्तीय क्रियाएं। चौथा है सुरक्षात्मक क्रियाएं और 5वां है लेखांकन क्रियाएं और छठा है प्रबंधकीय क्रियाएं। औद्योगिक संगठन, जो विद्यार्थियों गौर करें, जो औद्योगिक संगठन है उनको 6 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया और इन विभाजित करने के बाद इन्होंने बताया कि किस किस चीज़ों को किस में शामिल किया गया। तो इन्होंने जो पहला था तकनीकी क्रियाएं, तकनीकी क्रियाओं में इन्होंने उत्पादन से संबंधित कार्यों को लिया। उत्पादन से संबंधित कार्यों के लिए विद्यार्थी गौर करें, उत्पादन से संबंधित कार्य तकनीकी क्रियाओं में लिया। सेकंड जो वाणिज्यिक क्रियाएं, जो वाणिज्य व्यापार से संबंधित होते हैं, तो क्रय विक्रय और विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी एक दूसरे का किसी वस्तु का आदान प्रदान करना, विनिमय से संबंधित वाणिज्यिक क्रियाओं के अंदर लिया।
वित्तीय क्रियाएं जो वित्त से संबंधित होते हैं, वित्त का मतलब पूंजी से होता है, पूंजी की प्राप्ति और अधिकतम उपयोग, पूंजी की प्राप्ति किस प्रकार हो और अधिकतम उपयोग इसका कैसे किया जाए, वित्तीय क्रियाओं के अंदर इसको शामिल किया। और सुरक्षात्मक क्रियाओं में संपत्ति और माल की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, उसमें सुरक्षात्मक क्रियाओं को शामिल किया। लेखांकन क्रियाएं, विद्यार्थियों लेखांकन यानी अकाउंटिंग, लेखांकन किस प्रकार हो, जो स्टॉक हो, जो स्कंद हो, जो रहतिया हो, उसका मूल्यांकन किस प्रकार हो, आर्थिक चिट्ठा किस प्रकार बनाया जाए, जैसे इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं, स्टेटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी पद्धति का आंकलन किस प्रकार हो। और प्रबंधक की क्रिया जो प्रबंधक के द्वारा होती है, एक प्रबंधक, एक सफल प्रबंधक जो प्रबंधक क्रियाएं करता है उसे प्रबंधक की क्रिया कहते हैं, वो किस पर आधारित हो। तो इन्होंने पहला प्लानिंग बताया, प्लानिंग यानी योजना, जो भी काम होता है वो नियोजन के आधार पर होती है। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन संगठन को लिया, डायरेक्शन निर्देशन, कोऑर्डिनेशन, हर कार्य में समन्वय स्थापित होना चाहिए, कंट्रोल नियंत्रण होना चाहिए। विद्यार्थियों ये प्रबंध के प्रमुख और कुछ सहायक कार्य हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। इन बिंदुओं को हम विस्तार रूप से समझेंगे। तो वास्तव में प्रबंध की क्रियाओं में इन रूपों को लिया गया। विद्यार्थियों गौर करें, फ्योल के अनुसार किसी संगठन में विभिन्न स्तरों पर क्रियाओं का निष्पादन अलग अलग होता है, जिसको हम सारणी में प्रदर्शित के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। मैंने यहाँ सारणी बनाई है, इसको हम जानेंगे। कोई भी अगर संगठन होता है उसका विभिन्न स्तरों पर जो क्रियाएं होती है उसका निष्पादन अलग अलग रूप में होता है। जहाँ कर्मचारियों को किस वर्ग में बांटा गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों देखो, कर्मचारियों को किस किस वर्ग में बांटा गया है। जो पहले प्रमुख रूप से 6 औद्योगिक संगठनों को 6 रूपों में विभाजित किया गया था: तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षात्मक, लेखांकन, प्रबंधकीय। यहाँ जो संगठन के अंदर जो काम करेंगे, श्रमिक काम करेंगे, फॉरमैन काम करेंगे, अधीक्षक काम करेंगे, विभाग अध्यक्ष काम करेंगे, तकनीकी विभाग अध्यक्ष जो ऐसे एचओडी वो काम करेंगे, और विद्यार्थियों प्रबंधक काम करेंगे और जनरल मैनेजर काम करेंगे। उनके बारे में बताएंगे वो कितने कितने सदस्य यहाँ काम करेंगे। तो विद्यार्थी गौर करें, आप देख रहे होंगे, ये आप किताब से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ प्रमुख रूप से एक बार इसको मैं रख रहा हूँ आपके सामने, देख लें। तकनीकी में यहाँ 85, वाणिज्यिक में यहाँ कोई नहीं श्रमिक काम करेगा, वित्तीय विभाग के अंदर कोई नहीं, सुरक्षात्मक में कोई नहीं, लेखांकन में 5, प्रबंधक में कुल 100। इसी प्रकार आप इस सारणी को देखें, फॉरमैन 50, वाणिज्यिक में 5, वित्तीय में कोई नहीं, सुरक्षात्मक में 10, लेखांकन में 10, प्रबंधक में 15, कुल मिला के 100। इसी प्रकार अधीक्षक लिए गए, विभाग अध्यक्ष लिए गए, तकनीकी में विभाग अध्यक्ष लिए गए। और भी विद्यार्थियों आगे अगर मैं बात करूं तो प्रबंधक 15 लिए गए, वाणिज्यिक में 15, वित्तीय में 10, सुरक्षात्मक में 10, लेखांकन में 10, प्रबंधकीय में 40 और कुल मिला के 100। जनरल मैनेजर 10, 10, 10, 10, 10, 10, 50, 100। इस प्रकार से संगठन के अंदर कर्मचारियों को वर्गों में किस प्रकार बांटा गया: तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षात्मक, लेखांकन, प्रबंधकीय, इन विभागों के अंदर बांटा गया। तो आप इस सारणी को एक बार देखने और समझने का प्रयास करना, किस किस रूपों में किस किस को बांटा। विद्यार्थियों इस फ्योल के अनुसार उपरोक्त सभी क्रियाओं की किसी भी औद्योगिक संगठन में निष्पादित की जाती है। कोई भी अगर संगठन होगा उसमें ये निष्पादित की जाएगी ये सब क्रियाएं। उन्होंने पाया कि प्रथम जो 5 क्रियाएं हैं, विद्यार्थी गौर करें, जैसे तकनीकी, वाणिज्यिकी, वित्तीय, सुरक्षात्मक और लेखांकन, ये प्रथम 5 जो क्रियाएं हैं का संबंध उचित ज्ञान के विद्वान से है। इसलिए इन्होंने अपना सारा ध्यान प्रबंधक की क्रियाओं के ऊपर केंद्रित किया। विद्यार्थी गौर करें, जो प्रमुख रूप से जो 5 क्रियाएं हैं, तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं, इनका संबंध उचित ज्ञान और विद्वान से है। इसलिए इन्होंने अपना सारा ध्यान प्रबंधक की क्रियाओं के ऊपर केंद्रित किया और प्रबंधक की क्रियाओं के संबंध में फ्योल ने अपने विचार 3 मुख्य भागों से विभाजित किए। विद्यार्थी गौर करें, तो इन्होंने जो मुख्य रूप से 5 को योगदान दिया जो ज्ञान पर आधारित है, उन पर इन्होंने प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में फ्योल ने अपने विचारों को 3 मुख्य रूप में बांटा। हम 3 मुख्य रूप में उनको पढ़ेंगे: प्रबंध की योग्यताओं एवं प्रशिक्षण के रूप में, प्रबंध के तत्वों कौन कौन से लिए गए विद्यार्थियों, और प्रबंध की सिद्धांत एवं तकनीक के रूप में। विद्यार्थियों गौर करें, एक सफल प्रबंधक के पास, विद्यार्थियों गौर करें, एक सफल प्रबंधक के पास प्रबंधक की योग्यता एवं प्रशिक्षण होना चाहिए। वही एक सफल प्रबंधक किसी संगठन में अपने आप की क्रियाओं के आधार पर संगठन को सफलता के पायदान की ओर लेके जाता है। ये प्रबंधक की जो क्रिया है प्रबंधक के अंदर होती है, उन क्रियाओं के अंदर किन किन क्रियाओं को शामिल किया गया। विद्यार्थी गौर करें, प्रबंधक की योग्यता एवं प्रशिक्षण, शारीरिक
मानसिक शारीरिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सदाचार, शैक्षणिक, विद्यार्थी गौर करें, सदाचार या शैक्षणिक, प्राविधिक और अनुभवी, प्राविधिक और अनुभवी, विद्यार्थियों गौर करें कौन कौन से रूप में लिए गए। शारीरिक रूप में एक सफल प्रबंधक के अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं? शारीरिक, मानसिक, सदाचार, शैक्षणिक, प्राविधिक और अनुभव रूपी, ये सब इसके अंदर एक प्रबंधक के अंदर होनी चाहिए। प्रबंधक विकास के क्रम में फ्योल ने ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंधक की योग्यता और उनके प्रशिक्षण को प्रभावित किया। उनके अनुसार एक प्रबंधक में ये निम्नलिखित 6 विशेषताएं होनी चाहिए, जो ये नीचे मैंने लिख रहा हूँ, ये 6 विशेषताएं होनी चाहिए। शारीरिक रूप में किसे शामिल किया गया विद्यार्थियों? शारीरिक रूप में स्वास्थ्य, सुशील, स्वभाव, स्फूर्ति। स्वास्थ्य को लिया गया, विद्यार्थी गौर करें, स्वास्थ्य, सुशील, स्वभाव, शारीरिक रूप से एक स्फूर्ति, इन सबको शामिल किया गया। विद्यार्थियों गौर करें, स्फूर्ति, इन सबको शामिल किया गया। मानसिक रूप से समझने एवं सीखने की योग्यता, विवेकशीलता, सतर्कता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें समझने एवं सीखने की योग्यता, समझने एवं सीखने की योग्यता हो, सीखने की योग्यता, विद्यार्थी गौर करें, समझने एवं सीखने की योग्यता, विवेकशीलता हो यानी विवेक से वो कार्य करें। सतर्कता, हमेशा सतर्क रहें अपने संगठन के प्रति, सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता हो। विद्यार्थियों एक सफल प्रबंधक वही होता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, विषम परिस्थितियों में वो अपना निर्णय लेकर हमेशा अपने आप को प्रखर उभारे। सदाचार से उन्होंने क्या तात्पर्य बताया? उत्तरदायित्व स्वीकार करने की क्षमता हो, पहल करने की क्षमता हो, निष्ठा हो और गौरवनीयता हो। उत्तरदायित्व की क्षमता हो, पहल करने का, नई चीज़ें, नई इनोवेशन करने की क्षमता हो, पहल करने की क्षमता हो। विद्यार्थी गौर करें, निष्ठा की क्षमता हो, निष्ठावान हो, यानी हमेशा सहयोग की भावना हो और गौरवमयता की भावना हो। विद्यार्थियों ये इन्होंने सदाचार के अंदर बताया। विद्यार्थियों शैक्षणिक तौर पर कार्य विशेष में संबंधित क्रिया एवं उनके प्रतिपादन का ज्ञान हो। शैक्षणिक तौर पर जो कार्य करे उसका ज्ञान हो, विद्यार्थियों प्राविधिक तौर पर कार्य से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली बातों का ज्ञान हो। जो कार्य से संबंधित सिद्धांत का ज्ञान हो। विद्यार्थियों कार्य से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान हो, जो सीधा उसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रखे, उसका ज्ञान हो। अनुभव, कार्य करने की दक्षता हो, कार्य करने की, विद्यार्थियों अनुभव हो, कार्य करने की दक्षता विद्यमान हो। विद्यार्थियों दक्षता विद्यमान हो। तो गौर करें विद्यार्थियों, प्रबंधक की योग्यता एवं प्रशिक्षण के तौर पर एक सफल प्रबंधक के अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सदाचार के रूप से, शैक्षणिक रूप से और प्राविधिक रूप से और अनुभव, ये 6 प्रकार की जो एक सफल प्रबंधक के अंदर विशेषताएं होनी चाहिए, वो ही एक सफल प्रबंधक हो सकता है। अब प्रबंध के तत्वों को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध के तत्वों के अंदर किन किन को शामिल किया गया। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध के तत्व। विद्यार्थियों हेनरी फ्योल ने जो एक संगठन के 3 रूपों में जिसको बांटा और बताया कि प्रबंध के तत्वों के अंदर प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, अतः इसमें एक प्रक्रिया है जो हमेशा निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया। इसके अंदर 5 तत्व विद्यमान होते हैं। कौन कौन से विद्यार्थियों? 5 तत्व ध्यान रखें। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। ये विद्यार्थियों हम प्रबंध के जब प्रमुख कार्य पढ़ेंगे उसके अंदर इसको विस्तार रूप से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, मगर प्रबंध के तत्वों के अंदर इन चीज़ों को भी शामिल किया गया। विद्यार्थियों गौर करें, नियोजन, संगठन होना चाहिए, निर्देशन डायरेक्शन, समन्वय कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण। ये 5 तत्व मिलकर ही किसी संगठन या किसी व्यवसाय को प्रखरता से उभार सकते हैं। विद्यार्थियों
नियोजन से तात्पर्य है कि नियोजन प्रबंध का सबसे प्रमुख तत्व होता है। ये रूपरेखा तैयार करता है। विद्यार्थियों गौर करें, रूपरेखा तैयार की जाती है। उचित नियोजन के अभाव में किसी भी उपक्रम में कार्य सही ढंग से नहीं होता है, उसमें संशय बना ही रहता है। विद्यार्थियों नियोजन के अभाव में कार्य का निष्पादन सही ढंग से नहीं होता है और संशय बना रहता है। इसी आधार पर विभिन्न प्रकार की जो ये संगठन है, निर्देशन है, समन्वय है, नियंत्रण है, ये तत्वों का भी संगठन के अंदर इनका अपना अपना दायित्व होता है और अपना अपना कर्तव्य होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, संशय बना रहता है नियोजन पे, अगर उचित ढंग से नियोजन नहीं है तो नियोजन के द्वारा निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए संगठन संरचना की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा कार्य के विभिन्न व्यक्तियों में वितरित किया जाता है। और एक प्लानिंग अच्छी होती है तो कार्यों को विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में वितरित किया जाता है कि कौन सा कर्मचारी क्या कार्य करेगा। कार्य वितरण के बाद अधीनस्थों को उचित निर्देश की व्यवस्था की जाती है। अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है उन्हें उचित निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश की पालना होती है और वो कार्य संगठन के रूप में करते हैं और व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है। अतः अनेक कार्य के अंदर समन्वय की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार के जो संगठन के रूप में कार्य करेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे को लोग समझकर सामंजस्य स्थापित करके कार्य करें। इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होगी, यानी कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, चौथी कड़ी, चौथी कड़ी से पांचवी कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। कोई भी कार्य करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए। उस प्लानिंग के आधार पर हमारे पास संगठन के रूप में उसके कार्य करेंगे और उस कार्यों को सही सोपान पर ले जाने के लिए हमें निर्देशन की भावना होनी चाहिए और इस संगठित रूप समूह को समन्वय यानी एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित होगा और सामंजस्य के माध्यम से ही हम नियंत्रण कर पाएंगे। और नियंत्रण करने से प्रबंध के स्तरों के अनुसार कार्यों का महत्व हमेशा अलग अलग होता है और ये अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से कार्य कर संगठन को प्रबलता की ओर ले जाएगा। विद्यार्थियों तो ये प्रबंध के तत्व थे। प्रबंध के तत्वों के बाद हम विद्यार्थियों पीटर एफ ड्रकर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पीटर एफ ड्रकर, विद्यार्थी गौर करें, पीटर एफ ड्रकर जो 21वीं सदी के प्रबंध गुरु कहलाए। विद्यार्थी गौर करें, प्रश्न आ सकता है कि 21वीं सदी के प्रबंध के गुरु कौन कहलाए? तो पीटर एफ ड्रकर एक नंबर का सवाल बन सकता है। इनका सामान्य परिचय अगर मैं बात करूं तो 1909 से 2005 यानी 1909 जन्म 2005 तक ये रहे। 2002 के अंदर अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए। विद्यार्थियों अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए। प्रबंध विषय में सबसे ज्यादा, इनके बारे में एक युक्ति है कि प्रबंध विषय में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा सुने जाने वाले, सबसे ज्यादा सम्मानित गुरु के रूप में अमेरिकन एक पत्रिका हुई बिजनेस वीक एवं मैकेंसे ने पीटर ड्रकर को प्रबंध का गुरु अलंकृत किया। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध विषय में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज्यादा सुने जाने वाले, सबसे ज्यादा सम्मानित गुरु के रूप में अमेरिकन की एक पत्रिका जिसका नाम था बिजनेस वीक। विद्यार्थी गौर करें, बिजनेस वीक एवं मैकेंसन ने पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध का गुरु अलंकृत किया। विद्यार्थियों प्रबंध का गुरु अलंकृत किया। इन्होंने भी प्रबंध के महत्व के बारे में बहुत भूमिका बताई कि प्रबंध का महत्व आज के संगठन में किस प्रकार है। तो 21वीं सदी के जो गुरु पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने एक बात बताई कि प्रबंधक का मुख्य कार्य सृजन एवं नव परिवर्तन होना चाहिए। विद्यार्थियों क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक प्रबंधक के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और नव परिवर्तन यानी इनोवेशन यानी नए नए कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। विद्यार्थियों इन्होंने एक चीज बताई कि प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? सृजन करना, नई नई गतिविधियां अपनाना, नई नई तकनीकों के माध्यम से प्रबंध को आगे बढ़ाना, नए नए संगठन को सोपान देना और नव परिवर्तन इनोवेशन करना। इनका मानना यह है कि व्यक्ति ही प्रबंध करते हैं, शक्तियां अथवा तथ्य नहीं। ये मानते थे कि प्रबंध किसी पशु के द्वारा नहीं होती है, प्रबंध एक व्यक्ति के द्वारा होती है जो ज्ञान और चातुर्यता के माध्यम से की जाती है। कोई शक्ति और एक तर्क नहीं होता है, इनका मानना यह था। प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं, इनका मानना था कि प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान ही नहीं, प्रबंध संस्कृति में बंधा हुआ, प्रबंध इस समस्त समाज और संस्कृति को एक दिशा और ढांचा प्रदान करता है। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं है, प्रबंध संस्कृति में बंधा हुआ है। विद्यार्थियों प्रबंध, मैं आपको पहले ही बताया था, प्रबंध बहुविद्या के रूप में जब हमने पढ़ा था तो प्रबंध विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से लिया गया था।
तो प्रबंध सार्वभौमिक रूप से अगर अपन देखे जाए तो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कई मूल्यों से ये बंधा होता है, यानी प्रबंध संस्कृति में बंधा हुआ है। प्रबंध इस समस्त समाज, इस संस्कृति को एक समस्त समाज और विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति होती है विभिन्न प्रकार के समाजों की, उसको एक दिशा देता है, एक ढांचा प्रदान करता है। ये पीटर एफ ड्रकर कहते थे। 1980, विद्यार्थी गौर करें, 1980 के दशक में पीटर एफ ड्रकर ने 1980 में लिखी पुस्तक मैनेजिंग इन ट्रिबुलेंट टाइम्स, उनमें उन्होंने बताया कि प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का, किताब लिखी थी मैनेजिंग इन ट्रिबुलेंट टाइम्स, उनमें बताया कि प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का वर्णन किया गया है। प्रबंध की जो भी वर्तमान चुनौतियां आज के समय में प्रबंध के सामने जो वर्तमान चुनौतियां आ रही है उनका वर्णन किया गया है। इन्होंने बताया कि प्रबंध के बढ़ते महत्व को इन्होंने अंकित किया। प्रबंध किस प्रकार बढ़ रहा है इन्होंने इसमें अंकित किया। इन्होंने लिखा कि इस किताब के अंदर इन्होंने लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है। विद्यार्थियों गौर करें, प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है। 1980 के अंदर एक बुक लिखी इन्होंने मैनेजिंग इन ट्रिबुलेंट टाइम्स, उनके अंदर इन्होंने बताया कि प्रबंध की वर्तमान चुनौतियों का इन्होंने वर्णन किया, प्रबंध के बढ़ते महत्व को इन्होंने समझाया। किस प्रकार समझाया, इन्होंने लिखा कि प्रबंध विभिन्न संस्थाओं का अंग है, एक ऐसा अंग जो भीड़ एक संगठन में बदल देता है। इन्होंने बताया कि जो प्रबंध होता है विभिन्न संस्थाओं का एक अंग है। इन्होंने ये भी बताया ये ऐसा अंग है जो भीड़ को एक संगठन में बदल देता है। जो एक बहुत बड़ी भीड़ होती है उनको संगठन, यानी उनमें सामंजस्य, समन्वय स्थापित करके उनको संगठन के रूप में कार्य करने के लिए अग्रसर करता है। इन्होंने प्रबंध के कार्य में ध्येय एवं लक्ष्य को महत्वपूर्णता दी। विद्यार्थियों गौर करें, इन्होंने प्रबंध के कार्य में ध्येय एवं लक्ष्य को महत्वपूर्णता दी। विद्यार्थियों, सामाजिक उत्तरदायित्व, समय, आयाम, प्रशासन एवं उद्यमिता। सन 1954 में ड्रेगर द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य अनुसार प्रबंध की विचारधारा, प्रबंध तकनीक को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। प्रबंध की तकनीक को महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। सन 1954 में ड्रेगर द्वारा प्रतिपादित, सन 1954 में क्या प्रतिपादित की ड्रेगर ने, उद्देश्य अनुसार प्रबंध, उद्देश्य अनुसार प्रबंध, इस विचारधारा में प्रबंध तकनीक को महत्वपूर्ण योगदान माना। तो पीटर एफ ड्रकर का ये योगदान रहा प्रबंध के संदर्भ में। अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, प्रबंध तकनीक के नवीन प्रवृत्तियां। विद्यार्थी गौर करें, अगर प्रबंध की तकनीक और नवीन प्रवृत्तियां की जब बात आती है तो मुझे गत वर्ष यानी कि पुराने जो स्टूडेंट्स थे 12th के अंदर उनकी भी बात आती है, तब उसके अंदर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तकनीकियाँ आज के प्रतिस्पर्धा युग में, आज के इस प्रतिस्पर्धा युग में हमें प्रबंध की विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। विद्यार्थी, प्रबंध की तकनीकों को अपनाना यूँ आवश्यक हो गया कि इस प्रतिस्पर्धा में अगर टिकना है तो वर्तमान की प्रतिस्पर्धा को देखकर प्रतिदिन नई तकनीकियाँ अपनानी पड़ती है। अब प्रबंधक के क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार नए प्रबंध तकनीक और प्रबंधक की कार्य नए आयाम उभरे। वो कौन कौन से आयाम थे उनको हम जानेंगे। आज हम सिर्फ उन आयामों का मैं आपको सूची बताऊंगा, अगले वीडियो के अंदर इन आयामों को मैं व्याख्या से समझाऊंगा। इसी आधार पर मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये जैसे कि है ना MBE अपवाद द्वारा प्रबंध। तो मैंने एक बार क्लास के अंदर बोल दिया था कि MBE से आपका क्या तात्पर्य है, तो विद्यार्थी का कन्फ्यूजन हो गए। तो ऐसा सवाल नहीं बनता है। और वही अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर 1 नंबर का सवाल था, MBE से क्या तात्पर्य, अपवाद द्वारा प्रबंध। कैसे प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध। विद्यार्थियों गौर करें, MBO उद्देश्य द्वारा प्रबंध, यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये छोटे छोटे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो हमारे प्रमुख रूप से इन जो प्रबंध की तकनीकों में उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध को ही व्याख्या से समझना है। बाकी वाले इतने प्रमुख रूप से उपयोगी नहीं है, इसको हम एक बार जान लेंगे, मगर इन तीनों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो विद्यार्थी गौर करें, आज जो वर्तमान में भौगोलिक और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तीव्र गति से बदल रही है, इस प्रकार से जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में आया ही आया है। विद्यार्थी गौर करें, भौगोलिक दूरियां कम हो रही है क्योंकि इस संगठन को वैश्वीकरण के माध्यम से व्यवसाय को जोड़ा गया और कई रास्ते खोले गए उदारीकरण के माध्यम से। तो विभिन्न प्रकार के इस प्रतिस्पर्धा के अंदर, समाज के अंदर बना रहना है, पारदर्शिता लानी है, तो विभिन्न प्रकार की इन योजनाओं को हमें अपनाना ही पड़ेगा। विद्यार्थी गौर करें, वैश्विक संधियां जैसे कि अगर सार्क की बात करें, ब्रिक की बात करें, WTO, G20 से व्यापार उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो रही है। इन परिवर्तनों का प्रभाव संगठन के लक्ष्यों उनकी प्राप्ति हेतु भी किया जा रहा है, प्रबंधक की प्रयास पर भी पड़ता है।
हमें प्रबंधक की प्रयास किस प्रकार करने हैं, एक सफल प्रबंधक के अंदर वो कौन सी योजनाएं हम लाए, वो प्रबंधक की प्रयासों के माध्यम से इनको हम समझ सके। विद्यार्थियों, इस प्रबंधक की तकनीक के अंदर हम बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। पहले उद्देश्य द्वारा प्रबंध, उद्देश्यों के माध्यम से हम प्रबंध करें ताकि हम अपने संगठन और इस प्रतिस्पर्धा में टिके रहे, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। व्यू रचनात्मक प्रबंध, ऐसी क्रिएटिविटी, ऐसे रचनात्मक कार्य जिसके द्वारा हम पर इस संगठन के अंदर और इस व्यवसाय के अंदर टिक सके। उत्पादकता, प्रौद्योगिकी प्रबंध, सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, विद्यार्थी गौर करें, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण प्रबंध और प्रायोगिक प्रबंध। विद्यार्थी गौर करें, हमने कितने प्रबंध की तकनीकों को समझा, कुल मिला के 12 प्रबंध की तकनीकों को समझा, मगर मुख्य रूप से हम 3 इन प्रबंध की तकनीकों को याद करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं इनको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, विद्यार्थियों गौर करें। इसी प्रकार हमने आज हेनरी फ्योल का विकास जो योगदान है प्रबंध के अंदर, प्रबंध में विकास में हेनरी फ्योल का जो योगदान है उसको हमने पढ़ा। और हेनरी फ्योल ने औद्योगिक संगठन में 6 वर्गों में जो विभाजित किया उनको भी हमने पढ़ा। और मुख्य रूप से 3 भागों में जो फ्योल ने प्रबंध की क्रियाओं को बांटा, प्रबंध की योग्यता और प्रशिक्षण, प्रबंध तत्वों और प्रबंध के सिद्धांतों को भी हमने पढ़ा। विद्यार्थी गौर करें, अगले वीडियो के अंदर हम प्रबंध के उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, व्यूरचनात्मक प्रबंध को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा अध्याय दूसरा है उसको प्रबंध प्रक्रिया और प्रबंध की भूमिकाओं को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों गौर करें, और आज का जो ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है, इसके बाद जो मैं हमेशा की तरह जो प्रश्न देता हूँ वो प्रश्न आप लिख रहे हैं। पहला प्रश्न तो आपका यही है कि हेनरी फ्योल द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, हेनरी फ्योल द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिए, हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए, उनके नाम लिखें, उनके नाम, हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों के नाम लिखे। विद्यार्थियों गौर करें। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों गौर करें, अगला प्रश्न है पैसे को समझाओ, पैसे को समझाइए, पैसे को समझाइए। विद्यार्थियों गौर करें, पैसे को समझाइए। नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में, नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध की भूमिका, प्रबंध, नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में प्रबंध की भूमिका को समझाइए। गौर करें विद्यार्थियों, ये 3 प्रश्न हैं। मैं आगे और जो वीडियो बनाता जाऊंगा तो प्रश्न आपके सामने रखता जाऊंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।